में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। मानिक शाह स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि मानिक शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, त्रिपुरा। तो देखिए, त्रिपुरा में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है मानिक शाह। इन्हें त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने चीफ मिनिस्टर पोस्ट की शपथ दिलाई है। आपको जानना चाहिए, अब तक त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब कुमार देव, जिन्होंने कि अब रिजाइन कर दिया है। त्रिपुरा की कैपिटल आप सभी जानते हैं कि अगरतला है। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछ रहे हैं कि भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम होंगे, मानकर चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब किस फॉर्म में पूछें, ठीक है, इसके लिए आपको पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन पढ़ना होगा। चलिए जानते हैं। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। तो देखिए, भारत की जो पुरुष बैडमिंटन टीम है, इन्होंने थॉमस कप का 32वां एडिशन, 32वां एडिशन ये जीत लिया है। और ये जो थॉमस कप टाइटल, जो थॉमस कप इवेंट हुआ, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। और भारत ने यहाँ पर फाइनल में 3-0 से इंडोनेशिया को हराया है। आपको जानना चाहिए, इस टूर्नामेंट में 16 देशों की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो भारत की ओर से लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रानकीरेड्डी, इन्होंने अपने अपने मैचेस जीते हैं और 14 टाइम चैंपियन इंडोनेशिया को हराया है। तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, यानी कि रनर्स अप रही। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये डेनमार्क और जापान ने जीता है। बात कर रहे हैं हम थॉमस कप की। अच्छा, आपको जानना चाहिए ऊबर कप। थॉमस कप और ऊबर कप दोनों ही बैडमिंटन संबंधित है, बस ये पुरुषों का इवेंट होता है और ये महिलाओं का इवेंट होता है। तो महिलाओं में जो ये 29वां एडिशन रहा ऊबर कप का, ये साउथ कोरिया की टीम ने जीता है। चाइना को इन्होंने हरा है फाइनल में। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, थॉमस कप को क्या कहते हैं, वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, और ऊबर कप को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वीमेंस टीम चैंपियनशिप। तो दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं और हर 2 साल में कंडक्ट की जाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, कोई भी इवेंट हो स्पोर्ट का, आप ये जरूर देखा करें कि वो हर साल होता है या 2 साल में होता है या फिर 4 साल में होता है। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो होता है, वो कई बार पूछा जा चुका है और वो हम मिस कर देते हैं कि वो कितने साल बाद होता है। तो इस तरह की जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। विच स्टेट लॉन्च्ड सैली ऐप फॉर डायग्नोसिंग कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। पूछ रहे हैं कि लाइफस्टाइल रोगों के निदान नियंत्रण के लिए किस राज्य ने शैली ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केरल। तो केरल गवर्नमेंट ने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है शैली ऐप। तो इसका मकसद ये है कि राज्य में जो लोग हैं, उनमें जो भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उनको डायग्नोस करना और उनके रोकथाम पर जोर देना। तो देखिए, जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं, यही होती हैं डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़ेस। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप पर मिल जाएगी, है ना। जैसे लिखा है, द ऐप वुड प्राइमरली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज डिजीज़ेस, और उनसे संबंधित क्या क्या उपचार हो सकते हैं, ये भी उस ऐप में बताया जाएगा। बाकी केरल के बारे में आपको जानना चाहिए, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, संजीव बजाज।
तो CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं संजीव बजाज। संजीव बजाज बजाज फिनसर्व के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो 2022-23 के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इन्होंने टीवी नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील लिमिटेड के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको जो है इनको सक्सीड किया है ना, इनके बदले ये बनाए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन CEO है पवन मुंजल, ये CII प्रेसिडेंट डेजिग्नेट के रूप में इन्होंने टेक ओवर किया है 2022-23 के लिए। और TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन R दिनेश, ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं CII के 2022-23 के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। Who has been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as Special Advisor on Solutions to Internal Displacement? पूछना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने आंतरिक विस्थापन के समाधान पर विशेष सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रॉबर्ट पाइपर। तो रॉबर्ट पाइपर ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस की स्पेशल एडवाइज़र बनाए गए हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से संबंधित जो मैटर हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए। द नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS ऑफ विच कंट्री जॉइंट नेटोज साइबर डिफेंस ग्रुप CDG? तो पूछ रहे हैं कि किस देश की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुई है ना, किस देश की जो राष्ट्रीय खुफिया सेवा या जिसे आप बोलेंगे नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, ये नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो नेटो का ये कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि टैलिन एस्टोनिया में है, तो इसमें कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट के रूप में साउथ कोरिया शामिल हुआ है। और इस ग्रुप में शामिल होने वाला जो साउथ कोरिया है ये सेकंड ईस्ट एशियन कंट्री बन गया है आफ्टर जापान। विच स्टेट लॉन्च्ड ई-अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स? किस राज्य ने छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई-अधिगम योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने ई-अधिगम स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो क्लास 10th और क्लास 12th के जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनको जो है टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो लगभग 3 लाख टैबलेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है हरियाणा सरकार का। बाकी हरियाणा के बारे में हम पहले और क्वेश्चंस में हाल ही में हमने पढ़ा, इसलिए दोबारा से उस चीज़ को नहीं रिपीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Who has become the first ever Indian brand ambassador of luxury brand Louis Vuitton? तो लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण होंगी इसकी ये जो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है लुई वुइटन, इसकी ब्रांड एम्बेसडर। तो फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी है। अच्छा, दीपिका पादुकोण से संबंधित हमने एक और क्वेश्चन ये देखा था कि कान फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें दीपिका पादुकोण ये ओनली इंडियन थी जो कि वहाँ पर जूरी बनाई गई थी। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2022? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 जो कि 15 मई को मनाया गया, इसका विषय क्या रहा है, इसका थीम क्या रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। तो एक बात तो आप ये जानेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये 15 मई को हर साल मनाया जाता है और हर साल इसका थीम भी सिलेक्ट किया जाता है। इस बार 2022 में थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इज हेडिंग द 3-member जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन? सुप्रीम कोर्ट के कौन से पूर्व न्यायाधीश 3 सदस्यीय जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर कर रही हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रंजना प्रकाश देसाई। फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। डिलिमिटेशन कमीशन मार्च 2020 में सेटअप की गई थी और इसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई हैं जो कि इसके चेयरमैन हैं और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैं जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं
और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के शर्मा। तो इन तीनों से मिलकर ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो उसमें नई बाउंड्रीज, नेम्स और कितनी असेंबली सीट्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने हैं, चुनाव कराएगी अब सरकार वहाँ पर, तो कितनी असेंबली सीट्स के लिए चुनाव हो, तो ये तय किया गया डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन है इसने क्या किया है, जो जम्मू रीजन है जहाँ पर कि हिंदू मेजोरिटी है वहाँ पर 43 सीट्स इसने चिन्हित की हैं, और जो मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर है वहाँ पर 47 सीट्स जो है इसने चिन्हित की है। टोटल इसने कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसकी असेंबली में 90 सीट्स होनी चाहिए। पहली कितनी थी? 83 है ना, तो अब कितनी ज़्यादा हो गई है? 7 ज़्यादा की है इन्होंने। अब जो 7 ज़्यादा की हैं उनमें से 6 तो जम्मू के पास गई हैं, है ना, और 1 गई है कश्मीर के पास। तो इससे क्या हुआ, अब जो कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन है यूनियन टेरिटरी में वो 52.2% हो गया है, पहले 55.4% था, जबकि जम्मू का रिप्रेजेंटेशन अब बढ़ गया है, 44.6% से बढ़कर 47.8% हो गया है। और ये जो पूरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है ये 2011 की सेंसस के हिसाब से हुई है। देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन साथ में बतानी पड़ती है, तभी एक क्वेश्चन का जो है सार आपको समझ में आता है कि आखिर इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि कई बार देखा है कुछ एस्पिरेंट्स कमेंट में ऐसा लिखते हैं कि इस तरह की चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसकी आवश्यकता बिल्कुल होती है, तभी तो पूरा क्वेश्चन सेट होता है। केवल अगर इसको मैं छोड़ दूंगा और केवल इतना बताऊंगा तो वो एक आधा अधूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ बतानी जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, हो क्या रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। इसलिए आपको जो है थोड़ा पेशेंस बनाए रखना जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। देखिए सीखने को तो ये मिला है, भले ही आपके एग्जाम में आए या ना आए, पर कुछ तो आपने सीखा है कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है और किस तरह से अब सीट्स यहाँ पर बटी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको जानना चाहिए कि जो लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में ये 1995 में हुई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 16 मई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये 16 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1960 में इसी दिन जो लेज़र है सबसे पहले उसका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था, यानी कि उसको टेस्ट किया गया था जो लेज़र है, किसके द्वारा? जो फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर रहे थियोडोर मेमन। इनको जो है इन्वेंटर भी बोलते हैं लेज़र का। लेज़र की इन्वेंशन जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। रेलटेल लॉन्च्ड पीएम वानी बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई एट हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस? पूछ रहा है कि रेलटेल ने कितने रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई के लिए पीएम वानी आधारित पहुंच शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 100। चलिए जानते हैं। रेलटेल आप सभी जानते हैं एक मिनी रत्न पीएसयू है, तो इसने पीएम वानी स्कीम के तहत, पीएम वानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब यहाँ से पूछ लेते हैं कि आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब क्या है? इंटरफेस। कई पूछ लेते हैं ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्सेस। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए इस स्कीम के तहत इसने अपनी पब्लिक वाईफाई सर्विसेज 100 यानी कि 100 रेलवे स्टेशंस पर जो है उपलब्ध करा दी हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। और इस वाईफाई सर्विसेज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो रेलटेल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत चावला, इनके द्वारा। तो अब जो भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो एक मोबाइल ऐप आएगी वाई डॉट, है ना, तो इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इस सुविधा का ये जो सर्विस प्रोवाइड कराई गई है इसका लाभ ले सकते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी इन विच सिटी? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है हैदराबाद। तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने फॉर्मली नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना में जो है इनोग्रेट किया है। तो कहाँ पर है ये? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है आपकी रमनथापुर में, है ना, हैदराबाद तेलंगाना में। तो यहीं पर इसको इनोग्रेट किया गया है।
मतलब पूरा एक ही चीज़ है ये, जो रमनतापुर हैदराबाद तेलंगाना, इस तरह से आप पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश में राष्ट्रीय चुनाव जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, फिलीपींस। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति अब बनने जा रहे हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। आपको जानना चाहिए फिलीपींस के बारे में। कैपिटल मनीला है, करेंसी पेसो है, और ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका फिलीपींस में है। कई बार पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, जो आता है ना इंस्टीट्यूट्स एंड कहाँ पर लोकेटेड है। एक तो भारत वाला हो गया नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिलीपींस में है ये। दूसरी बात आप सभी जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यहीं पर है, फिलीपींस में, मनीला में। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आपका फिलीपींस। Scientists from the Event Horizon Telescope facility revealed the first image of the black hole at the center of the Milky Way. What is the name of the black hole? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप फैसिलिटी के वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र में ब्लैक होल की पहली इमेज जारी की है। इस ब्लैक होल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सही आंसर ऑप्शन डी है, सैजिटेरियस ए स्टार। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है EST, तो इस फैसिलिटी की सहायता से साइंटिस्ट ने हमारी जो मिल्की वे है इसमें ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज जो है जारी की है। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग तरह के टेलीस्कोप आते हैं, तो क्वेश्चन पता क्या बन जाता है कि हाल ही में जो ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज जारी की गई वो किस जो टेलीस्कोप से की गई? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, और कई तरह के टेलीस्कोप होते हैं, वो चेंज कर देते हैं, आगे का ये चेंज हो जाता है, और फिर EST हो गया, TST हो गया, इस तरह से बना देते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि किसके द्वारा? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की सहायता से। तो देखिए क्या नाम है इस ब्लैक होल का, रखा गया है सैजिटेरियस ए स्टार। तो ये इसका नाम रखा गया है। अब इसकी जो इमेज मिली है, तो उससे क्या होता है, जो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो हमें ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताती है कि हाँ ब्लैक होल नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो उस दावे को और भी पुख्ता करती है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो ये ब्लैक होल है ये 27,000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह का ब्लैक होल होता है ना, ये इस तरह की इमेज होती है। ब्लैक होल अच्छा क्या है, ये एक तरह का इस तरह का एरिया होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी होती है, मतलब इतना इसमें अट्रैक्शन होता है कि इवन जो लाइट है वो भी इसको स्केप नहीं कर सकती, इससे बाहर नहीं जा सकती। तो इतनी ग्रेविटी इसमें होती है, अपनी ओर आकर्षित करने की इतनी जो है पावर इसमें होती है कि इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। विच टीम्स फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स डाइड इन अ कार क्रैश रिसेंटली। हाल ही में किस टीम के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स, इनका निकनेम था रॉय। तो ये भी हाल ही में कार क्रैश में इनका निधन हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, आपको जानना चाहिए इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये जो इनका निकनेम है ना रॉय, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा इनके डेथ के बाद कि इनको रॉय बोला जाता था, क्यों बोला जाता था, इस तरह की न्यूज़ थी। तो ये भी आप जानेंगे कि रॉय इनको बोला जाता था। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ ले हमें नहीं पता है ना, तो इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है कि रॉय भी इनका निकनेम है। क्योंकि निकनेम पर आपने देखे होंगे भारतीय क्रिकेटरों के तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो इसी तरह से क्या पता पूछ लें, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। अच्छा, साइमंड्स की बात करें तो 26 टेस्ट खेले हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, 198 यानी कि 198 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, और 14 T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेले हैं। बाकी इन्होंने जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 1998 में किया था, और ये रिटायर हुए 2012 में। हु डिफीटेड स्टेफानोस सित्सिपास टू विन 2022 इटालियन ओपन मेंस टाइटल। किसने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 2022 इटालियन ओपन पुरुष खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नोवाक जोकोविच। तो देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, सर्बिया से आते हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने ग्रीक प्लेयर स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर इटालियन ओपन जीत लिया है मेंस कैटेगरी में। और अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड से हैं, इन्होंने
ऑस जैबुर जो कि तुनिशिया से हैं, इनको हराकर इटालियन ओपन जीता है। अगर हम मेंस डबल्स की बात करें तो निकोला मैक्टिक और मेट पेविक ने ये कप जीता मेंस डबल्स में, और वीमेंस डबल्स में वेरोनिका कुद्रमेतोवा और एनास्टेशिया पेवल्यूशेनकोवा, इन्होंने विमेंस डबल्स कैटेगरी में इटालियन ओपन जीता है। The Union government has prohibited the export of wheat with immediate effect. India produced around 7 million tons of wheat during 2021-22. Nearly 50% of that was imported by which country? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने 2021-22 के दौरान लगभग 70 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसका लगभग 50% किस देश द्वारा आयात किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बांग्लादेश। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो गेहूं का निर्यात है उस पर बैन लगा दिया, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया है। साथ साथ अनियन सीड्स का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी रोक लगा दी है। तो देखिए, आपको जानना चाहिए 2021-22 के दौरान भारत ने 7 मिलियन टन्स गेहूं का जो है उत्पादन किया है, प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 50% ये बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसे किया हमने, बांग्लादेश को किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड में जितना भी वीट प्रोडक्शन होता है उसका 13.53% प्रोडक्शन इंडिया की ओर से होता है, और जो इंडिया है, जो भारत है, ये वीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर ये तो हो गया प्रोड्यूसर की बात, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो भारत 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में वीट का, और रशिया जो है लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। बाकी ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर इस तरह से पूछ लेते हैं। क्या इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किस चीज़ का? मिल्क का, पल्सेस, कैस्टर, मिलेट्स एंड जूट का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन का। तो ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए जानते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ये है अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इन्हें क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनके जो हाफ ब्रदर हैं उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उनका नाम क्या रहा? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो ये थे अब तक प्रेसिडेंट ना यूएई के। इनका हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, और इनके निधन के बाद भारत ने एक दिन का जो है मॉर्निंग स्टेट ऑफ मॉर्निंग भी रखा है ना। मतलब एक दिन का शोक व्यक्त किया था भारत ने भी। ये भी आपको जानना चाहिए, इसलिए इस तरह से पूछ लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के राष्ट्रपति के निधन पर 1 डे ऑफ स्टेट मॉर्निंग जो है अनाउंस किया था? तो आंसर होगा यूएई। यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया डिक्लेयर्स 1 डेज स्टेट मॉर्निंग टुमारो आफ्टर डिमाइस ऑफ यूएई प्रेसिडेंट। अच्छा, आपको ये बात जानना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये जानना चाहिए कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ये 7 अमीरात से मिलकर बना है। कौन कौन से? आबू धाबी जो कि कैपिटल ही है, अजमान, दुबई, फुजैरा, रास अल खैमा, शारजा और अल कुवैन। कभी कभी इस तरह से पूछ लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरात से मिलकर बना है? तो आंसर होगा 7। ठीक है, ये सब वैसा पार्ट होता है, स्टैटिक टाइप का पार्ट होता है, कभी कभी पूछ ले जाता है। Who has been awarded the first Bangla Academy Award for the book कविता बिटान? कविता बिटान पुस्तक के लिए प्रथम बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ममता बनर्जी। तो देखिए, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इनको पहला बांग्ला अकेडमी अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है? क्योंकि लास्ट ईयर जो कोलकाता बुक फेयर हुआ वहाँ पर इनकी एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका नाम था कविता बिटान। तो इसमें इन्होंने, ये जो बुक है इसमें 946 पोएम्स हैं जो कि इनके द्वारा खुद लिखी गई हैं, तो इसीलिए इन्हें ये बांग्ला अकेडमी अवार्ड दिया गया है। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी
पीएम नरेंद्र मोदी सेड इंडिया हैज़ डैश लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा थर्ड। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड स्टार्टअप पोर्टल को इनोग्रेट किया है ड्यूरिंग मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जो कि इंदौर में हुई है। और इसी दौरान इन्होंने ये कहा है कि भारत वर्ल्ड में जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा कौन सा है? यूएस, फिर है चाइना और फिर है भारत। तो ये जो स्टार्टअप संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत। हु वॉन मियामी ग्रां प्री 2022? सो मियामी ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए जानते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, डच हैं, नीदरलैंड से हैं, यानी कि इन्होंने मियामी ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। इससे पहले ये इस साल एमिलिया रोमैग्ना जीपी भी जीत चुके हैं और सऊदी अरेबियन जीपी भी जीत चुके हैं। What is the rank of Reliance Industries Limited on Forbes Global 2000 list? Forbes Global 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 53rd। चलिए जानते हैं। तो देखिए, बिलियनियर मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी मार्केट वैल्यू 228.63 बिलियन US डॉलर है, तो ये दो पायदान ऊपर चढ़ी है। और इस बार फोर्ब्स की जो लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट है कंपनीज की, उसमें इसकी रैंक है 53rd, 53वीं इसकी रैंक है। तो देखिए, जो ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 है, ये कंपनीज जो रैंक करती है वो वो 4 तरह के पैरामीटर होते हैं। एक तो सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू। तो रिलायंस यहाँ पर टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म है इस लिस्ट में। उसके बाद है फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105, HDFC बैंक 153 और ICICI बैंक 204। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो बर्कशायर हैथवे है, इसने इस लिस्ट को टॉप किया है। उसके बाद चाइना की ICBC है, फिर सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की, JP मॉर्गन चेस यूनाइटेड स्टेट्स की, ये सभी फिर उसके बाद है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, May 17, 17 मई को। तो 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। और इस बार 2022 में इसका थीम रहा डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। दीक्षा डागर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो दीक्षा डागर ये किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर, गोल्फ। तो देखिए, इंडियन गोल्फर हैं दीक्षा डागर। तो इन्होंने अमेरिकन एशलिन ग्रेस को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जो 2021 डेफलिम्पिक्स हो रहे हैं कैक्सियास डो सुल ब्राज़ील में यहाँ। तो 2021 का एडिशन है और 2022 में अब ये हो रहे हैं डेफलिम्पिक्स। कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो यहाँ पर ये जो हमारी इंडियन गोल्फर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशिया कप 2022 स्टेज 2 इन सुलेमानिया, इराक? सुलेमानिया, इराक में एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 14। तो देखिए, सुलेमानिया, इराक में जो आपका ये आर्चरी से संबंधित एशिया कप 2022 स्टेज 2 हुआ है, इसमें भारत ने 14 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। Which country received the highest recipient of remittance from abroad in 2021? पूछ रहे हैं कि किस देश को 2021 में विदेश से सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ, यानी कि रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो सही आंसर है ये 89 बिलियन US डॉलर है। ठीक है, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा। इसका मैं ऑप्शन बनाना भूल गया मैं इसका ऑप्शन।
वैसा था ना, जो पिछली स्लाइड होती है उसी पर मैं ही ओवरलैप करता हूँ क्वेश्चंस को। तो पहले मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया और ये मैं भूल गया बनाना। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट से संबंधित, इसमें इंडिया ने जो है हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त किया है। कितना? 89 बिलियन यूएस डॉलर का 2021 में। रेमिटेंस क्या होता है? जो बाहर लोग रह रहे हैं ना, जैसे एनआरआई वगैरह जो भी बाहर रह रहे हैं, वो अपने देश में जो मान लीजिए भारत में उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड हैं, उनको जो पैसा भेजते हैं, ठीक है, बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा जो दूसरे देश में जो पैसा भेजा जाता है उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो भारत में जैसे आपने देखा होगा, कई लोग यूएई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, कुछ यूक्रेन में भी रह रहे हैं, ठीक है, तो वो रह रहे थे, है ना, तो वो लोग जो पैसा वापस भेजते हैं ना भारत में अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिलीज़ को, जिसको भी, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो 89 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस यहाँ पर भारत को प्राप्त हुआ है और भारत इस लिस्ट में पहली पोजीशन पर है। और अगर हम टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज़ की बात करें रेमिटेंसेस के हिसाब से, तो पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस है और फिर इजिप्ट है। अच्छा, साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, इनमें जो रेमिटेंस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल 4.2% का इंक्रीज उसमें देखने को मिलेगा और ये 630 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सोल्यूशन ट्रेड नेक्स्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस? किस बैंक ने निर्यात आयात लेन देन के लिए एक डिजिटल समाधान जिसका नाम ट्रेड नेक्स्ट है, इसको लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर देखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट या फिर ट्रेड एनेक्स्ट, या आप इसको जो भी बोलना चाहें। तो ये किस लिए लॉन्च किया है? जो कॉर्पोरेट्स हैं एज वेल एज जो एमएसएमईज हैं, उनका जो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस होता है वो इस जो प्लेटफॉर्म है इसके जरिए वो अब कर सकते हैं, ट्रेड नेक्स्ट के जरिए। बाकी आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, सीईओ राजकिरण राय जी हैं और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है उसमें 21% स्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा को 766 करोड़ रुपए में सेल कर दिए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया हैज़ contributed how much towards efforts to continue to expand the use of Hindi in the United Nations? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को जारी रखने के प्रयासों में कितना योगदान दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 8 लाख यूएस डॉलर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जो हिंदी का यूज़ है ना, उसको जारी रखने के लिए भारत ने 8 लाख यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। तो देखिए, भारत ने 2018 में जो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसके साथ मिलकर हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था, जिसके तहत जो यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो न्यूज़ हैं या फिर इनका जो ट्विटर हैंडल है उसमें कोई अगर न्यूज़ होती है यूनाइटेड नेशन से संबंधित तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी ये लोग बताते हैं। तो उसके लिए भी फंड चाहिए होता है, तो भारत ने फंड यहाँ पर दिया है। कितना? 8 लाख यूएस डॉलर का। बाकी आपको जानना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस है इसमें इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये टीएस त्रिमूर्ति हैं और इंडिया के जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में इनका नाम है आर रविंद्र। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हु टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट 2022? फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची 2022 में कौन सबसे ऊपर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा लियोनेल मेसी। तो ये लिस्ट दे सकते हैं आप। अच्छा, इस तरह की जो लिस्ट होती है ना, मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ ताकि आप क्विक रिवाइज कर सकें, है ना, एग्जाम से पहले। इस तरह की इमेजेस मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारा करंट अफेयर्स फंडा नाम से है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप सभी जानते हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तो इन्होंने फोर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट 2022 है इसमें टॉप किया है। तो इनकी अर्निंग कितनी है? 130 मिलियन यूएस डॉलर। बाकी इसके बाद दूसरी पोजीशन पर लेब्रॉन जेम्स हैं, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फिर है नेमार। मॉर्गन स्टैनली स्लैश्ड इंडियाज फिजिकल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट %? पूछ रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत के
वित्त वर्ष 23 के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 7.6%। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल ईयर 23 के लिए, यानी कि 2022-23 के लिए, वो मॉर्गन स्टैनले ने 7.9% से स्लैश कर दिया है, घटाकर अब 7.6% कर दिया है। और जो फिजिकल ईयर 24 है, यानी कि 2023-24, इसके लिए इन्होंने 7% पहले बताया था अपनी ग्रोथ फोरकास्ट, और अब इसको घटाकर 6.7% कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि फिजिकल ईयर 23 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया, और वर्ल्ड बैंक ने भी 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था। नेम द conglomerate that has purchased two of India's largest cement companies, Ambuja Cements and ACC Limited, in a $10.5 billion deal. क्वेश्चन में पूछना है कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की दो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड को 10.5 बिलियन $, के सौदे में खरीदा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अडानी ग्रुप। चलिए जानते हैं। तो अडानी ग्रुप ने हॉलसिम्स के जो स्टेक हैं अंबुजा सीमेंट्स में और इसकी सब्सिडरी एसीसी में, तो इसको 10.5 बिलियन $, में खरीद लिया है। लगभग 81,361 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। काफ़ी एक्सपेंसिव डील रही है। और इसी के साथ जो अडानीज हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर बन गए हैं इंडिया में। और सबसे बड़ा कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप का जो अल्ट्राटेक सीमेंट है ये। तो इसके बाद अब दूसरे जो है सीमेंट वाले बन जाएंगे अडानीज। इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मई 18। तो देखिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि हर साल लगभग 18 मई को ही मनाया जाता है। लिखा है ना, हेड एनुअली ऑन और अराउंड 18 मई या फिर 18 मई के आसपास के डेज में ये मनाया जाता है। सबसे पहले 1977 में दिन मनाया गया था और 2022 में इसका थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम्स। महत्वपूर्ण डे है, इसका थीम पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट ऑन द इन्विटेशन ऑफ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा द यूएसए। चलिए जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया है और इनको इनवाइट किया गया था यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। इस समिट का जो थीम रहा वो है प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। फैटिग का मतलब होता है थकान। आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट थी ये भी प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा होस्ट की गई थी 22 सितंबर 2021 को। गति शक्ति संचार पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? गति शक्ति संचार पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने गति शक्ति संचार पोर्टल को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ये पोर्टल एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बिहाफ पर डेवलप किया गया है। तो इस पोर्टल का मकसद ये रहेगा कि जो भारत में डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्मूथली डेप्लॉय हो जाए। 5G नेटवर्क जो हम रोल आउट करना चाहते हैं उसमें जो है इसमें सहायता मिलेगी। साथ ही आप ये देखिएगा, दिस पोर्टल वाज एनविसेज्ड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड फॉर फास्टर क्लियरेंस ऑफ राइट ऑफ वे विद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस डिजिटल बेस्ड प्रोजेक्ट। देखिए, राइट ऑफ वे का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा रोड कैसे होती है, एक ऐसे रोड होती है ना, ऐसे, है ना, ये दो रोड हो गई, एक लाइन इधर हो गई, एक लाइन इधर हो गई, ये बीच में आपकी रोड हो गई। देखिए, जब भी कोई रोड बनती है तो उसकी थोड़ी सी जगह इस साइड भी और इस साइड भी ये भी एक्वायर करनी पड़ती है। मान लीजिए इन फ्यूचर रोड को जो है थोड़ा और विस्तार करना पड़े तो उसकी कमी ना हो, है ना। जैसे ये सड़क है तो इसके दोनों साइड ना थोड़ी थोड़ी जगह भी एक्वायर करनी पड़ती है। ये नहीं है कि जितनी सड़क है बस उतना ही एक्वायर किया, दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज होते हैं वहाँ पर थोड़ी साइड में भी जो है जगह ली जाती है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। तो यहाँ पर जैसे कोई लाइन बिछानी है ना, कोई लाइन बिछानी है तो उसमें यूज़ हो जाती है वो, तो वही बोला है यहाँ पर जो राइट ऑफ वे है उसका जो क्लियरेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी।
अच्छा, इसी जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था पीआईबी में, तब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था, उसमें एक नोट था कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा 17 दिसंबर 2019 को सेटअप किया गया था। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं 2019-20 के, है ना, कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को कब सेटअप किया गया था। आंसर होगा 17 दिसंबर 2019 को। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा आप, जैसे आपका एग्ज़ाम है आने वाला कोई भी, जैसे आरबीआई ग्रेड बी है या फिर और कोई है, तो उसमें डेज एंड थीम्स, माफ़ कीजिएगा, उसमें इंडेक्स जरूर आता है ना, कि किस रैंक है ना, कि भारत की क्या रैंक है। तो आप एक याद रखिएगा, एक तो आप 2022 के पढ़ रहे हैं, 2021 के भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही कुछ ऐसे इंडेक्स होते हैं जो 2020 में आए थे, उसके बाद अब 21 में नहीं आए, 22 में नहीं आए, या कुछ ऐसे हैं जो 2021 की शुरुआत में आए थे और 2022 में अब तक नहीं आए। 2021 में तो वो इंडेक्स आ गया था फरवरी मार्च में, और 2022 में अब तक नहीं आया, तो वो आपको 2021 की रैंक देखनी पड़ेगी। कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो 2020 में आए थे और अब तक नहीं आए, वो फिर 2021 में नहीं आए, 22 में नहीं आए, हालांकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। वैसे तो इंडेक्स हर साल आते ही रहते हैं कि इस वाले इंडेक्स में जो है भारत की रैंक इतनी है इतनी है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2020 में आए, 2021 में आए, 2022 में अब तक नहीं आए हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, अपने आप उसको रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि फिर जब आ जाते हैं ना 2020 के या फिर 2021 के फरवरी मार्च के, तब हम ये सोचते हैं कि इतना पुराना क्यों दिया करंट अफेयर। वो इसलिए दिया है क्योंकि वो इंडेक्स उसके बाद लॉन्च ही नहीं हुआ, वो 2021 में या फिर 20 में ही लॉन्च हुआ था लास्ट बार, इसलिए पूछा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इस्टेब्लिश हाउ मेनी न्यू डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स बाय 2024-2025। भारत सरकार 2024-2025 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 33। तो देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि हम 2024-25 तक 33 नए डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स इस्टेब्लिश करेंगे। बाकी आप जानते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। Who among the following has conferred President's Colors Award to Assam Police in Guwahati? निम्नलिखित में से किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अमित शाह। तो अमित शाह आप सभी जानते हैं यूनियन होम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने आसाम पुलिस को गुवाहाटी में स्पेशल सेरेमनी के दौरान प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रेजेंट किया है। इसी के साथ आसाम राज्य या आसाम पुलिस भारत में जो है 10th नंबर का बन गया है, या फिर 10th स्टेट बन गया है, जिसकी पुलिस को ये ऑनर दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल। नेपाल में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है नवीन श्रीवास्तव। तो नवीन श्रीवास्तव ये नेपाल में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे। देखिए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, जो ये आसपास हमारे पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश हो गया, तो इसमें जो एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं या हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं। बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते, लेकिन ये जो नेबरिंग कंट्री के हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। अच्छा, बाकी आपको नेपाल से संबंधित एक और करंट अफेयर मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, इनके साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, तो इसका कंस्ट्रक्शन होना है लुम्बिनी नेपाल में। तो इसी का ये एक शिलान्यास सेरेमनी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है नेपाल में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जो है ये नेपाल लुम्बिनी में थे बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पर, तो यहाँ पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड 2 इंडिजिनसली बिल्ट वारशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी सूरत एंड उदयगिरी इन डैश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह में भारतीय नौसेना के 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी लॉन्च किए। ऑप्शंस आपके सामने है, और सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2 इंडिजिनसली बिल्ड वारशिप्स इंडियन नेवी के, जिनका नाम सूरत और उदयगिरी है, इनको मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई यहाँ पर लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए, सूरत ये प्रोजेक्ट 15B प्रोग्राम के तहत 4th और लास्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, और उदयगिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A फ्रैगेट प्रोग्राम के तहत जो है बनाया गया है। अच्छा, उदयगिरी जो नाम है ये कैसे आया, तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो माउंटेन रेंज है उदयगिरी, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 17A फ्रैगेट्स का 3rd शिप है। Who was the first Indian layman to be declared
संत बाय पोप फ्रांसिस इन एन एलोबरेट कैनोनाइजेशन सेरेमनी इन वेटिकन। पूछ रहे हैं कि वेटिकन में एक विस्तृत विमोचन समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी, आम जन कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देवसायम पिल्लई। चलिए जानते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो पोप फ्रांसिस ने जो रोमन कैथोलिक चर्च के 10 लोगों को संत डिक्लेयर किया है और उनमें से एक है देवसायम पिल्लई, जिन्होंने कि 18th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। तो इसी के साथ जो देवसायम पिल्लई है ये फर्स्ट इंडियन लेमैन बन गए हैं, यानी कि साधारण भारतीय शख्स बन गए हैं, आमजन बन गए हैं, जिनको पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन में संत डिक्लेयर किया गया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि देवसायम, इनका जो जन्म है नीलकंठ पिल्लई के नाम से 23 अप्रैल 1712 में हुआ था हिंदू नायर फैमिली में। और कहाँ पर हुआ था? नट्टलम, जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है। और उस वक्त कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रेवनकोर किंगडम के तहत आता था। तो यहाँ पर जो ट्रेवनकोर के जो महाराजा थे मार्तांडा वर्मा, तो उनकी कोर्ट में ये ऑफिशियल थे, देवसायम एक ऑफिशियल थे। और उसी दौरान इनको डच नेवल कमांडर द्वारा कैथोलिक जो है उस धर्म की जो है शिक्षा दी गई थी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 टेम्पल्टन प्राइज? 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्रैंक विल्जेक। तो फ्रैंक विल्जेक जो कि नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड ऑथर हैं। तो इन्हें 2022 का टेम्पल्टन प्राइज दिया गया है। किस लिए? जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स को कौन कौन से फोर्सेस, क्या फोर्सेस गवर्न करते हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए। टेम्पल्टन प्राइज़ की बात करें तो 1.3 मिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का इसमें प्राइज़ दिया जाता है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल इंडिविजुअल अवार्ड्स है। इसको सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और उन लोगों को दिया जाता है जो यूनिवर्स संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो जटिल प्रश्न हैं, उनको जो है उनका जवाब देने में जो है सक्षम है। और यूनिवर्स की जो पहेलियां हैं उसको सुलझाने में अपनी रिसर्च जो है करते हैं, या फिर अलग अलग तरह की थीसिस दुनिया के सामने रखते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये फ्रैंक विल्जेक, इनका 2004 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी दिया गया था। विच कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड रशिया इन UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस का स्थान किस देश ने लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चेक रिपब्लिक। तो UN जनरल असेंबली में वोट हुआ है जिसके तहत चेक रिपब्लिक ने जो है रशिया को रिप्लेस किया है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। आपको बता दें 7 अप्रैल को रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था इस असेंबली से, क्योंकि यूक्रेन में जो मतलब रशिया ने जो यूक्रेन में किया उसके तहत US द्वारा एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया था और उसमें जो है रशिया को फिर वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। बाकी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट फेडरिको विलेगास हैं और UNGC की जो स्थापना है ये 15 मार्च 2006 को हुई। इस काउंसिल में 47 मेंबर्स होते हैं जो कि 3 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट लियोनिड क्रावचुक डाइड रिसेंटली? पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक का निधन हो गया? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, यूक्रेन। तो 5 दिसंबर 1991 से 19 जुलाई 1994 तक लियोनिड क्रावचुक, जिन्हें विली फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ये यूक्रेन के रहे। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए यूक्रेन के पास जो है न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत तगड़ा था, मतलब न्यूक्लियर हथियार जो है बहुत ज़्यादा थे यूक्रेन के पास। लेकिन इन्होंने लिस्बन प्रोटोकॉल के तहत 1992 में साइन हुआ था, उसके तहत इन्होंने गिव अप कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो आज अगर यूक्रेन के पास वो होते तो एक बहुत बड़ी शक्ति होता अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, पर इन्होंने खुद से ही उसको नष्ट कर दिए थे, गिव अप कर दिया था। नेम द इंडियन एथलीट हु क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल इन द विमेंस 100 मीटर हर्डल्स इन साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022। साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स
2022 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ज्योति याराजी। तो देखिए, साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में इंडिया की जो ज्योति याराजी हैं, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को जो है स्मैश कर दिया है, तोड़ दिया है, और इन्होंने विमेंस 100 मीटर जो इवेंट है, हर्डलेस इवेंट जो है, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो 13.23 सेकंड्स में इन्होंने अपनी ये रेस पूरी की, और जो नेशनल रिकॉर्ड था अनुराधा बिस्वाल द्वारा 2002 में जो बनाया गया था, है ना, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। बाकी आपको जानना चाहिए, जो विमेंस की 1500 मीटर रेस है उसमें लिली दास, ये भी भारतीय एथलीट है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि मेंस की 200 मीटर में इंडिया के जो आमलान बोर्गोहेन है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु वॉन फ्रेंच मोटोजीपी? फ्रेंच मोटोजीपी किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है। तो एनिया बेस्टियानिनी इटली के हैं ये, और गैसिनी डुकाटी राइड करते हैं, इन्होंने फ्रेंच मोटोजीपी जीता है। A prominent crossing in Ayodhya will be developed and named after which legendary singer? अयोध्या में एक प्रमुख क्रॉसिंग किस महान गायक के नाम पर विकसित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, लता मंगेशकर। तो देखिए, अयोध्या में एक प्रोमिनेंट क्रॉसिंग जो है वो लेजेंडरी सिंगर भारत रत्न लेट लता मंगेशकर, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ, इनके नाम पर उस क्रॉसिंग का नाम रखा जाएगा। प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज ऑफिशियल ORTM फॉर ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। प्रसार भारती ने सहयोग और सहयोग के प्रसारण के लिए किस देश के आधिकारिक ORTM के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेडागास्कर। तो देखिए, एक MOU साइन किया गया है प्रसार भारती और ORTM जो कि ब्रॉडकास्टर है मेडागास्कर का, जिसके तहत जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन किया जाएगा इन दोनों ही के बीच, प्रसार भारती और ORTM के बीच। और ये जो MOU है, ये मेडागास्कर में जो भारत के एम्बेसडर हैं अभय कुमार, इनके द्वारा साइन किया गया है। कहाँ पर? जो मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानानारिवो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जो कैपिटल वाली मैच द फॉलोइंग आती है ना, उसमें पूछ लेते हैं कौन सा रॉन्ग है या कौन सा सही है। मेडागास्कर की कैपिटल भी काफ़ी पूछी जाती है। Ramnath Kovind became the first Indian president to visit a particular country which currently has Andrew Holness as its prime minister. Which country is this? तो पूछ रहे हैं कि रामनाथ कोविंद इस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस हैं। यह कौन सा देश है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जमैका। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जमैका पहुंच चुके हैं, और जमैका के जो गवर्नर जनरल हैं पैट्रिक एलन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड्रयू हॉलनेस से इनकी मुलाकात भी हुई है। आपको बता दें, ये पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस कैरिबियन कंट्री जमैका को विजिट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जमैका की जो कैपिटल सिटी है किंगस्टन, यहाँ पर ये पहुँचे हैं, और इसके बाद ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस इस कंट्री का दौरा करेंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने जो किंगस्टन है, जो जमैका की कैपिटल है, यहाँ पर एक स्ट्रीट को इनोग्रेट किया है, और इस स्ट्रीट का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। देखिए, ये विजिट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में यानी कि इसी साल इंडिया और जमैका के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इसके 60 साल पूरे हो रहे हैं, और साथ ही इसी साल भारत भी अपने स्वतंत्रता का 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है, और साथ ही जो जमैका है वो भी अपनी स्वतंत्रता का 60वां वर्ष जो है सेलिब्रेट कर रहा है। स्पाइसजेट हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर लॉन्चिंग को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? स्पाइसजेट ने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। स्पाइसजेट ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है, किस लिए? फॉर लॉन्चिंग को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। और ये जो कार्ड हैं ये पावर्ड बाय वीज़ा हैं, और 2 वेरिएंट्स में आते हैं, स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयज एंड वॉयज ब्लैक। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी।
एक्सिस बैंक से संबंधित हमने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े थे एमसीक्यू फॉर्मेट में, उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये कि जो सिटी बैंक का इंडिया में जो कंज्यूमर बिजनेस है उसको एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। साथ ही भारत में सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए एक्सिस बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 150 मिलियन US$ का एक पार्शियल गारंटी पैक्ट साइन किया है। हु हैज़ बीन नेम्ड फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एलिजाबेथ बॉर्न। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने एलिजाबेथ बॉर्न को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है और पिछले लगभग 30 सालों में ये पहली महिला है जो फ्रेंच गवर्नमेंट को हेड करेंगी। इससे पहले एडिथ क्रेसन, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए मई 1991 से अप्रैल 1992 तक जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अच्छा, इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जीन कास्टेक्स। तो इन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। अच्छा, ये वाला फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। या तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो एलिसी पैलेस है ये किस देश के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम बताएं। तो याद रखिएगा एलिसी पैलेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कीजिएगा। Who has been appointed as the chairperson of the Central Board of Secondary Education (CBSE)? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, निधि छिब्बर। तो सीनियर IAS ऑफिसर निधि छिब्बर, इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, विवेक कुमार देवांगन, इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है REC लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यहाँ पर रीशफलिंग हुई है कई IAS ऑफिसर्स की, तो उन्हीं में ये नियुक्तियां की गई हैं। विच कंट्री होस्टेड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर SCO रेड्स मीटिंग? किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंडिया। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान और जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनकी जो काउंटर टेररिज्म टीम है ये दिल्ली पहुंची, क्योंकि दिल्ली में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी कि SCO रेड्स, इसकी मीटिंग हुई है 16 मई से 19 मई के बीच में। आपको जानना चाहिए 2023 में भारत SCO समिट को होस्ट करेगा और SCO के मेंबर कौन कौन हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ पर अफगानिस्तान जो है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि इसी साल अक्टूबर में SCO के जो मेंबर कंट्रीज हैं ये एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज भी करेंगे जिसका नाम होगा मानेसर एंटी टेरर 2022। ये भारत में ही होगा, मानेसर में। और इसी के साथ इस साल के अंत में कजाकिस्तान में एक और SCO मेंबर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन होगा जिसका नाम होगा फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। यहाँ पर आपको रेड्स के बारे में जानना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी की एक परमानेंट बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर्स ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तानी कैपिटल है, यहाँ पर लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर 2 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ डेस्क एंड ओपनक्यू? निम्नलिखित में से कौन 2 धन प्रबंधन कंपनियों वेल्थ डेस्क और ओपनक्यू का अधिग्रहण करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फोन पे। तो देखिए लगभग 75 मिलियन US$ में फोन पे, वेल्थ डेस्क और ओपनक्यू जो कि 2 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनको एक्वायर करेगा। बाकी आप जानते हैं फोन पे का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी ओनर फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट किसकी सब्सिडरी है? वॉलमार्ट की। और समीर निगम फोन पे के को-फाउंडर और CEO हैं। The RBI has extended the validity of its directions to which city-based Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamita for a further period of 6 months? RBI ने किस शहर स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता में अपने निर्देशों की वैधता को 6 महीने की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो डायरेक्शंस दी हुई हैं बेंगलुरु बेस्ड श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता को, तो इसको और अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि 11 मई 2022 से अब 10 नवंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें जनवरी 10, 2020 से ही जो ये बैंक है ये आरबीआई के डायरेक्शंस में है। आरबीआई के डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, आरबीआई से पूछे बिना कोई भी ये जो बैंक है अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, है ना। आरबीआई को सूचित करना पड़ता है कोई भी स्टेप इनके द्वारा लिया जाए, और आरबीआई इनको डायरेक्शन देता है। आगे चलते हैं। हु चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स हैं, इन्होंने 4th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इसको न्यू दिल्ली में अध्यक्षता की है। तो ये आप याद रखेंगे। तो पूछ लेते हैं कि जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। साथ ही इन्होंने नाविक ग्रांड चैलेंज भी लॉन्च किया है, जिसका मकसद है जो नाविक है उसको जियो पोजिशन सोल्यूशन के रूप में एडॉप्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा, नाविक का मतलब क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। आपको ये भी जानना चाहिए कि 2020 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया था, और इसका मकसद ये है कि जो भारत सरकार है उसको किस तरह से देश में स्टार्टअप और जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा मिले, इससे संबंधित ये अपनी एडवाइस देता है। तो इस तरह से पूछ लेते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा साल 2020 में। विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इन इंडिया, भारतीय किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो बर्ड स्पीसीज हैं वो पाई गई हैं, ये हैं 294। इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल है जहाँ पर 284 हैं, फिर है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 234 है। तो ये जो सर्वे है, ये जो सर्वे किया गया है, ये बर्ड काउंट इंडिया, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल एंड भूटान बेस्ड रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर द्वारा 14 मई को किया गया। 14 मई को एंडेमिक बर्ड डे भी मनाया जाता है। साथ ही उत्तराखंड में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स भी हैं। Who has become the first folk artist from India to walk Cannes 2022 red carpet? Cannes 2022 रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मामे खान। तो देखिए भारत की ओर से 11 मेंबर का एक दल गया हुआ है, 11 सदस्य का एक दल गया हुआ है, और इसकी अगुवाई कर रहे हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। तो ये सभी जो कान फिल्म फेस्टिवल है फ्रांस में, वहाँ पर रेड कारपेट पर इन्होंने वॉक किया, और इन्हीं के साथ गए हुए हैं मामे खान। मामे खान कौन है? मंगनियार सिंगर हैं राजस्थान से, और ये फर्स्ट फोक आर्टिस्ट बन गए हैं जिन्होंने रेड कारपेट पर वॉक किया है। तो ये अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँचे। बाकी आपको जानना चाहिए कि कान फिल्म फेस्टिवल में जो मार्चे दू फिल्म है, यहाँ पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर नामित किया गया है। Which country topped air pollution death toll in 2019 according to a recent report on pollution and health published in the Lancet Planetary Health? पूछ रहे हैं कि द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में सबसे ऊपर कौन सा देश है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंडिया। तो देखिए एक स्टडी यहाँ पर हुई है, द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में ये पब्लिश हुई है पॉल्यूशन एंड हेल्थ से संबंधित। तो इसमें बताया गया है कि 2019 में केवल एयर पॉल्यूशन से ही भारत में 16.7 लाख डेथ्स हुई हैं। जो ओवरऑल भारत में डेथ्स हुई हैं उसका 17.8% जो है एयर पॉल्यूशन से ही डेथ हुई है। ये आप कह सकते हैं, परसेंटेज में कहेंगे तो 17.8% ऑफ ऑल डेथ्स, और अगर आप वैसे कहें तो 16.7 लाख डेथ्स 2019 में जो है एयर पोल्यूशन के कारण हुई है, जो कि किसी भी
कंट्री के लिए हाईएस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ग्लोबली अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 66.7 लाख डेथ्स एयर पोल्यूशन के कारण हुई है। अच्छा, यहाँ पर भारत में जो 16.7 लाख एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, इनमें 9.8 लाख डेथ्स जो हैं ये PM 2.5 पोल्यूशन के कारण हुई, जबकि 6.1 लाख जो डेथ्स हैं ये हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कारण हुई है। Which of the following has successfully validated the digital anti-skid brake management system developed for Saras Mark II 19-seat light transport aircraft? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सारस मार्क II 19-सीट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम को सफलतापूर्वक मान्य किया है। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है NAL। NAL मतलब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो इसने सारस मार्क II 19-सीट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको वैलिडेट किया है, यानी कि बिल्कुल ये सही है, ऐसा इसको जो है वैलिडेशन दिया है। आपको जानना चाहिए कि ये जो है लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे कि नाम में भी लिखा है लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हल्के एयरक्राफ्ट हैं, और जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने में ये यूज़ किए जाएंगे जिनका शॉर्ट रनवेज है। तो इसी के लिए ये एक सिस्टम होता है डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसी को यहाँ पर वैलिडेट किया गया है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा। आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी कहा है कि हम 15 इस तरह के जो सारस मार्क II एयरक्राफ्ट हैं इनको खरीदेंगे, और जो फर्स्ट फ्लाइट होगी सारस मार्क II की ये दिसंबर 2024 में होगी। Which ministry has launched CAPF पुनर्वास थ्रू वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड? कल्याण और पुनर्वास बोर्ड के माध्यम से किस मंत्रालय ने CAPF पुनर्वास लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो कर्मचारी हैं या फिर असम राइफल्स के जो जवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल सके, इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF पुनर्वास इसको लॉन्च किया है। तो माफ़ कीजिएगा, CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, जो भी CAPF के रिटायर्ड पर्सनल हैं या फिर असम राइफल्स के रिटायर्ड पर्सनल हैं, तो वो अपना डेटा इसमें डाल सकते हैं इस पोर्टल में या इस वेबसाइट पर। वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है यहाँ पर अपना डेटा दे सकते हैं, और उसके हिसाब से उनको फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में। As per the National Family Health Survey NFHS5, the total fertility rates has declined from 2.2 to dash at the national level. पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से गिरकर कितनी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2। चलिए जानते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने नेशनल रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 इसको लॉन्च किया है। तो देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट एक ये टर्म होती है, इसका मतलब होता है कि एक वुमेन के पास कितने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यानी कि एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, तो उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये भारत में 2.2 था पहले, अब ये 2 बताया गया है अगर हम NFHS5 के सर्वे के हिसाब से बात करें तो। लेकिन भारत में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है बिहार में 2.98, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर है। यानी कि यहाँ पर जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमेन है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी ये बताया गया है कि जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंस रेट है ये भी 54% से बढ़कर अब 67% हो गया है। और जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स क्या होती हैं? इस तरह की बर्थ, यानी कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी जो है किसी चिकित्सा किसी उसमें हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है ना, या फिर जो भी चिकित्सक की देखरेख में हुआ है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स। तो जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं ये भी अब जो है 89% जो डिलीवरी हुई है वो किसी इंस्टीट्यूशन में ही हुई है, जैसे हॉस्पिटल में या फिर और कोई जो चिकित्सा संबंधित कोई फैसिलिटी हो वहाँ पर।
अच्छा, स्टंटिंग जो है 5 साल से कम के बच्चों में, वो उसमें भी गिरावट देखी गई है। तो वो जो है 38 से घटकर अब 36% हो गई है। ठीक है, पिछले 4 साल की यहाँ पर बात की गई है स्टंटिंग की। स्टंटिंग की मतलब स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, आपकी जो है एज के हिसाब से हाइट कम होना, उसको बोलते हैं स्टंटिंग। एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपका लो वेट है ना, आपका लो वेट है आपके हाइट के हिसाब से, उसको बोलते हैं वेस्टिंग, और ये है स्टंटिंग। द रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी इन विच स्टेट हैज बीन नोटिफाइड एज इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व। किस राज्य के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, राजस्थान। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान में जो रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी है, इसको इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है, ऐसा कहा है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। और ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले रणथंबोर टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। आपको बता दें 2019 में जो स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इस नाम से एक जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार भारत में 20 राज्यों में टाइगर हैं, और कितने हैं टोटल? 2967 टाइगर्स भारत में हैं। Who have been appointed as executive directors by the Reserve Bank of India? RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सिद्धिकांत पटनायक एंड राजीव रंजन। तो सिद्धिकांत पटनायक और राजीव रंजन, इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको बता दें जो पटनायक हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च को देखेंगे, साथ ही जो राजीव रंजन है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड मार्केट का एकलव्य ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किसने मार्केट का एकलव्य नामक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, NSDL। तो देखिए जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम है मार्केट का एकलव्य, इसको लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में। और ये किसका प्रोग्राम है? ये नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL का ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसका नाम है मार्केट का एकलव्य। आप सभी जानते हैं NSDL मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये इंडिया की फर्स्ट और वन ऑफ द लीडिंग सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी है वर्ल्ड में। और पद्मजा चंदू ये इसकी MD एंड CEO है। विच कंट्री टॉप्ड द 2021 समर डेफलिम्पिक्स मेडल टेबल? 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूक्रेन। तो देखिए 2021 का जो समर डेफलिम्पिक्स है जो कि 2022 में अब खेला गया, और ये 24th एडिशन है इन गेम्स का। तो ये कैक्सियास टू सूल ब्राज़ील यहाँ पर हुए हैं 1 से 15 मई के बीच में। आपको जानना चाहिए ये गेम्स जो हैं 4 साल में एक बार होते हैं। तो यहाँ पर जो मेडल टैली में सबसे ज़्यादा जिसने मेडल जीते हैं वो यूक्रेन है। 62 गोल्ड जीते हैं, 38 सिल्वर जीते हैं और 38 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल 138 मेडल इन्होंने जीते हैं। दूसरी पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके टोटल मेडल्स 55 हैं। तीसरे नंबर पर ईरान है 40 मेडल्स के साथ, और अपना भारत यहाँ पर 9th पोजीशन पर है जिसने 17 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 8 गोल्ड मेडल्स। बाकी आपको जानना चाहिए इन गेम्स का मोटो रहा स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम द आवर हार्ट्स, और इसका मास्कट रहा रिंग नेल्ड कोटी जिसका नाम नीनो है। ये एक एनिमल है जो कि साउथ अमेरिका या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो यही है इसका मास्कट बनाया गया है। और 226 इवेंट्स हुए हैं यहाँ पर 18 स्पोर्ट्स के तहत, और 17 नेशंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, 71 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। विच स्टेट अनाउंस्ड न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स? किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पौष्टिक नाश्ता योजना की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन,
इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं 1st से 5th स्टैंडर्ड्स में, तो इनको जो है न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, यानी कि पौष्टिक जो नाश्ता है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा इन एडिशन टू मिड डे मील। तो देखिए, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि और भी स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, जिसमें कि एक ये है कि पीरियोडिक मेडिकल चेकअप भी स्कूल चिल्ड्रन का हुआ करेगा, और जिन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो पब्लिक है उनकी बेसिक नीड्स समझने के लिए हम CM इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी इस स्कीम को भी लॉन्च करेंगे। अच्छा, हाल ही में हमने तमिलनाडु से संबंधित जो करंट अफेयर्स देखे हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने हाल ही में ये कहा था, घोषणा की थी कि हम 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट्स डे ऑब्जर्व करेंगे हर साल। और जो 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है, इसमें तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है, यदि हम मेंस इवेंट की बात करें। विमेंस इवेंट तो इंडियन रेलवे ने जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, तमिलनाडु के CM ने हाल ही में कावल उथवी ऐप इसको भी लॉन्च किया है पब्लिक के लिए, ताकि वो इमरजेंसी में इस ऐप के थ्रू सहायता पा सके। नेम द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नतीज बोर्ड। उन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए जिन्हें ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा आप सभी जानते होंगे, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। तो एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसका नाम ग्राम उन्नति है। तो इस स्टार्टअप ने सुनील अरोड़ा को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए, जो ये ग्राम उन्नति है 2013 में इसकी स्थापना IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट है अनीश जैन, इनके द्वारा की गई थी। तो ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लॉजिस्टिक्स से संबंधित उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, और मार्केट से किस तरह से आप लिंक हो सकते हैं, ये सभी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है जो मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं उनको। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Royal Enfield? रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बी गोविंदराजन। तो देखिए, आइसर मोटर लिमिटेड जो कि रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी है, इसने कहा है कि हमने रॉयल एनफील्ड के जो CEO हैं वो बनाए हैं बी गोविंदराजन। बाकी आपको जानना चाहिए, रॉयल एनफील्ड का हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। Who has been appointed as the chairman of BSC? BSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, SS मुंद्रा। तो देखिए, BSC ने जो SS मुंद्रा है इनको अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके जो चेयरमैन हैं ये हैं SS मुंद्रा, और ये विक्रमजीत सेन को रिप्लेस करेंगे। Who won वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप्स अवार्ड 2022? वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड, फॉरेस्ट चैंपियंस है ये, फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सेसिल नजीबेट। चलिए जानते हैं। तो देखिए, कार्टूनिस्ट एक्टिविस्ट हैं ये, और कैमरून से आती हैं सेसिल नजीबेट। तो इन्होंने 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड जीता है। और किस लिए जीता है? फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, साथ ही जो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, है ना, जिनकी ज़िंदगी फॉरेस्ट पर डिपेंड है, वहीं से उनकी जीवन यापिका चलती है, तो उनकी जो है उन्होंने उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो अवार्ड है ये कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट द्वारा प्रेजेंट किया गया है सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। विच कंट्रीज एना काबेले दुबा हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड? पूछ रहे हैं कि किस देश की अन्ना काबेले दुबा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, केन्या। तो देखिए, केन्या से है ये अन्ना काबेले दुबा, और इन्हें एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
SEBI has constituted a committee under whose chairmanship to advise on matters related to environment, social and governance ESG in the securities market। पूछ रहे हैं कि प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए सेबी ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है नवनीत मोनोत। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं। तो देखिए जो सेबी है जिसे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भी कहते हैं, तो इसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी किससे संबंधित, ESG से संबंधित। ESG की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो सिक्योरिटी मार्केट में जो ESG संबंधित मैटर्स हैं तो उस पर एक एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर सेबी ने बनाई है और उसको हेड करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड के CEO नवनीत मोनोत। इनके अलावा 19 मेंबर्स भी हैं इस कमेटी में, ये आपको याद रखना चाहिए, और 4 सेबी ऑफिशियल्स भी इसमें जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करेंगे। हु हैज रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है, सही आंसर ऑप्शन बी है अजय पीरामल। तो पीरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं अजय पीरामल। इन्हें क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की ओर से कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है, इन्होंने यूके इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप को जो है बढ़ावा दिया है। अच्छा, इसी संबंधित एक और है, आपको ये भी जानना चाहिए, जो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति हैं जो कि पैनलोन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन्हें भी क्वीन द्वारा मेंबर ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इस तरह का एक रिकॉग्निशन इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो कोरोना पैंडेमिक है जब ये अपने पीक पर थी यहाँ पर ब्रिटेन में, उस दौरान इन्होंने यहाँ पर वेंटिलेटर की जो रिक्वायरमेंट हुई उसको पूरा करवाया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स कट इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 7.8% अर्लियर। पूछ रहे हैं कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को पहले के 7.8% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। सही आंसर ऑप्शन बी है 7.3%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन जो करंट फिस्कल ईयर है उसके लिए 7.3% कर दी है। पहले इन्होंने 7.8% बताई थी। एक तो जो इन्फ्लेशन दर बढ़ रही है उसकी वजह से, और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसकी वजह से। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने भी जो फिस्कल 2022-23 है इसके लिए इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है उसको 8% कर दिया था, पहले 8.7% बताया था। IMF ने भी 8.2% कर दिया है, पहले 9% इन्होंने बताया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 7.5% बताया है, जबकि RBI ने 7.2% बताया है। और आपको जानना चाहिए S&P ग्लोबल रेटिंग से एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जर्मनी। तो देखिए एक रिपोर्ट रिलीज की गई है OICA के द्वारा, इसमें कहा है कि भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है और भारत 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है वर्ल्ड में। तो भारत ने यहाँ पर 37,59,398 व्हीकल्स जो है 2021 में बेचे हैं। अच्छा, पहले नंबर पर चाइना है, उसके बाद USA और फिर है जापान। विच रेलवे जोन हैज डेवलप्ड बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत। किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर्स जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये हेडक्वार्टर्स भी कई बार पूछे जाते हैं आपके रेलवेज के जो जोन हैं इनके, तो ये भी आप एक लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा, बुक में मिल जाते हैं। तो देखिए जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है इसने एक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम नवदूत है इसको डेवलप किया है। आपको बता दें ये इंजन ये दोनों मोड पर चलता है, बैटरी पर भी और इलेक्ट्रिसिटी पर भी, और ये टेस्टिंग की गई है जबलपुर, मुदवारा और अदर स्टेशन के बीच में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरनर टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम्स। माउंट एवरेस्ट को 16 बार फतह करने वाले पहले विदेशी कौन बन गए हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है कैंटोन कूल। तो ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही है कैंटोन कूल।
तो ये जो है फर्स्ट नॉन नेपाली बन गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉरेनर बन गए हैं जिन्होंने 16वीं बार वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह किया है। और हाल ही में हमने देखा था कि नेपाल के जो माउंटेनियर हैं कामेरीता शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार जो है फतेह किया, चढ़ाई की इस पर, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है। विच इंडियन बॉक्सर won the Women's World Boxing Championships in Turkey, becoming only the 5th Indian woman to be crowned world champion? पूछ रहे हैं कि किस भारतीय मुक्केबाज ने तुर्की में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती और विश्व चैंपियन बनने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, निखत जरीन। भारत की निखत जरीन, इन्होंने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल तुर्की में हुई, इसको जीत लिया है और ये केवल 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। आपको जानना चाहिए, इन्होंने थाईलैंड की जितपोंग जुतामस को 5-0 से फ्लाई वेट 52 kg कैटेगरी में हराया है। 2018 के बाद से भारत का ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, क्योंकि 2018 में मैरी कॉम ने ये जीता था। आपको जानना चाहिए, इनके अलावा इनसे पहले और कौन कौन महिला बॉक्सर इस चैंपियनशिप को जीत चुकी हैं। मैरी कॉम 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 6 टाइम चैंपियन हैं ये। इनके अलावा सरिता देवी ने 2006 में जीता, जेनी आरएल ने 2006 में और लेखा केसी ने भी 2006 में। तो इन्होंने ये 2006 में ही सबने जीता है गोल्ड मेडल अलग अलग वेट कैटेगरी में। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो निखत जरीन है 25 साल की हैं और तेलंगाना राज्य के निजामाबाद सिटी से ये बिलोंग करती हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि किस राज्य से आती हैं, तो सही आंसर तेलंगाना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निखत स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। इंडिगो अपॉइंटेड पीटर एल्बर्ट्स एज इट्स नेक्स्ट CEO, हु विल ही बी रिप्लेसिंग? इंडिगो ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना अगला CEO नियुक्त किया है, वह किसकी जगह लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रोनोजोय दत्ता। तो इंडिगो ने पीटर एल्बर्ट्स जो कि CEO और प्रेसिडेंट हैं KLM रॉयल डच एयरलाइंस के, इन्हें अपना CEO नियुक्त किया है और ये रोनोजोय दत्ता जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह लेंगे। The Indian Navy successfully carried out the maiden test firing of the first indigenously developed naval anti-ship missiles from which helicopter? पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने किस हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सीकिंग 42B। इंडियन नेवी ने फर्स्ट इंडियनली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया है सफलतापूर्वक, और किसकी सहायता से? सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर की सहायता से। कहाँ से किया गया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि उड़ीसा के बालासोर में स्थित है। इससे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एंटीशिप वर्जन भी टेस्ट किया गया इंडियन नेवी और अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विद अप टू 20% एथेनॉल विल बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम विच डेट? 20% तक एथेनॉल के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूरे देश में किस तारीख से पेश किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अप्रैल 1, 2023। यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनको अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो फ्यूल कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आप जो पेट्रोल है उसमें 20% तक एथेनॉल मिलाइए। तो पहले टाइमलाइन 2030 तक की थी, अब इसको एडवांस कर दिया गया, यानी 2025 तक कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो ये पॉलिसी है 20% एथेनॉल इंट्रोड्यूस करने की, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए, भारत ने एक टारगेट भी सेट किया है कि हम 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी कि भारत, आपने देखा होगा कि पेट्रोल जो है, जो पेट्रोल की आवश्यकता है हमारे देश को, वो आयात से ही पूरी होती है। तो इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है, ताकि पेट्रोल में जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी तो उसकी जो मात्रा है वो हमें थोड़ा कम चाहिए होगी,
क्योंकि एथनॉल ब्लेंड हो रहा है उसमें। तो इसी वजह से हम जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं और एथनॉल डॉपिंग पर ध्यान दे रहे हैं, गैस बेस्ड इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह के टारगेट पूछ लेते हैं कि भारत कब तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य रखता है। सही आंसर 2047 है, 2047। Translation of French novel The Morsault Investigation into which language has won the 5th Roman Roland Book Prize? फ्रांसीसी उपन्यास द मेरसोल्ट इन्वेस्टिगेशन के किस भाषा में अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बंगाली। तो फ्रेंच नोवेल है एक जो है द मोरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, तो इसका बंगाली में ट्रांसलेशन किया गया और उसी ट्रांसलेशन को रोमन रोलैंड बुक प्राइज दिया गया है। आपको जानना चाहिए इसको जो ट्रांसलेशन किया गया, इसके ट्रांसलेटर है त्रिरंजन चक्रवर्ती और पब्लिशर है पात्रा भारती। तो ये जो नोवेल है जिसका नाम द मोरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन है, ये अल्जेरियन राइटर एंड जर्नलिस्ट कामिल दाऊद का डेब्यू नोवेल है, इनका पहला नोवेल रहा है। अच्छा, अभी अगर हम इस अवार्ड की बात करें, रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ की बात करें, तो ये 2017 में स्टार्ट किया गया था और किसी भी फ्रेंच वर्क को, फ्रेंच नोवेल को आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में इंक्लूडिंग इंग्लिश भी इसमें रखा गया है, यदि उसको ट्रांसलेट करते हैं तो यदि आपका कार्य बिल्कुल बेस्ट है, अच्छा है, तो उसके लिए अवार्ड, ये प्राइज़ दिया जाता है किसी भी फ्रेंच नोवेल को भारतीय लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पर। और अब जो ट्रांसलेटर हैं और जो पब्लिशर हैं, इन्हें पेरिस बुक फेयर 2023 में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मई 20। तो देखिए, वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस, ये 20 मई को मनाया जाता है। इस बार 2022 में इसका थीम रहा बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। तो यूनाइटेड नेशंस ने 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाने का जो ऐलान इसलिए किया क्योंकि इस दिन जो एंटोन जानसा है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंटोन जानसा ये बी लवर रहे हैं और जो बी कीपिंग होती है, मधुमक्खी पालन जो होता है, उसकी जो टेक्निक्स हैं इनके द्वारा दी गई। नेम द ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर दैट वाज टेस्टेड बाय इसरो फॉर इट्स गगनयान प्रोग्राम। ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का नाम बताइए जिसका परीक्षण इसरो द्वारा अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, HS-200। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का एक स्टैटिक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जो कि इसरो का जो नेक्स्ट ईयर गगनयान प्रोग्राम है उसके लिए जो है मस्ट है, उसके लिए ज़रूरी है। आपको जानना चाहिए कि जो बूस्टर इंजन है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV मार्क 3 इसका एक पार्ट है और ये जो GSLV मार्क 3 रॉकेट है यही इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कैरी करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये HS-200 बूस्टर है इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में और इसकी प्रोपेलेंट कास्टिंग की गई है श्रीहरिकोटा में। पैन एंड आधार मैंडेटरी फॉर कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स अबव व्हाट अमाउंट? कितनी राशि से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार अनिवार्य है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 20 लाख रुपीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 मई से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि कैश डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए पैन और आधार जो है मैंडेटरी बना दिया है और इसी विषय संबंधित नोटिफिकेशन इशू किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के द्वारा। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानना चाहिए कि यदि किसी बैंकिंग कंपनी के साथ आप करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करते हैं तब भी पैन और आधार मैंडेटरी रहेगा और यहाँ तक कि यदि आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा का बैंक डिपॉजिट करते हैं तब भी पैन कोड करना आपके लिए मस्ट है।
हसन शेख मोहम्मद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सोमालिया। तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट होंगे हसन शेख मोहम्मद और इन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो को हराया है। बाकी सोमालिया के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल मोगादिशु है, करेंसी सोमाली शिलिंग है। Who has been appointed as the Vice Chair of the Maritime Anti-Corruption Network (MACN)? Maritime Anti-Corruption Network के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राजेश उन्नी। तो कैप्टन राजेश उन्नी जो कि सिनर्जी ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ हैं, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क MACN का, और अध्यक्ष चुने गए हैं एन सैजल। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क है ये कोपेनहेगन डेनमार्क में लोकेटेड है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ पाइन लैब्स? तो पाइन लैब्स के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन। तो पाइन लैब्स जो कि एक नोएडा बेस्ड मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने अपना नया चीफ पीपल ऑफिसर बनाया है विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन को। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओपन्स इन विच कंट्री? विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल किस देश में खुला है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक यहाँ पर लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओपन हुआ है जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। तो सी लेवल से 1100 मीटर की हाइट पर है और माउंटेन्स की जो दो रिजेस हैं उनको ये लिंक करता है, और वैली से जो इसकी हाइट है 95 मीटर है। नीचे जो वैली है उससे अगर हम इस ब्रिज की हाइट करें तो 95 मीटर से। चेक रिपब्लिक के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल पराग है, करेंसी है चेक कोरोना। RBI has imposed a penalty of what amount on KEB Hana Bank for non-compliance with the certain norms related to interest rate on deposits. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KEB हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मापदंडों का पालन न करने पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 59 लाख रुपीस, 59 लाख रुपए का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KEB हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और आपको जानना चाहिए जो ये KEB हाना बैंक है इसका हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है ना, भारत में भी है मतलब इसकी ब्रांच, लेकिन ये जो बैंक है कहाँ का है? ये साउथ कोरिया का बैंक है, सियोल साउथ कोरिया। और इस पर जो ये पेनल्टी लगाई गई है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 के तहत लगाई गई है। मतलब ये जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, तो इसके तहत कुछ डायरेक्शंस RBI ने दी थी तो उनको जो है इन्होंने फॉलो नहीं किया। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर हुज चेयरमैनशिप? केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सुरेश भाई कोटक। तो देखिए सुरेश भाई कोटक, इन्हें कॉटन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो इन्हीं की चेयरमैनशिप में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी। तो इसमें जो है टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। बाकी आप जानते हैं कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। विच स्टेट लॉन्च्ड लोक मिलनी प्रोग्राम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस? लोक शिकायतों के निवारण के लिए किस राज्य ने लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, इन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है, क्या क्या उनकी समस्या हैं उनसे मिले, अपने जो आवास है वहाँ पर, और इसी प्रोग्राम का नाम इन्होंने दिया है लोक मिलनी। बाकी आप जानते हैं पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, चीफ मिनिस्टर तो भगवंत मान ही है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन? इंटरनेशनल टी डे एंड वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? दोनों ही दिन ये किस दिन मनाए जाते हैं आपको बताने हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट हैड साइंड अ लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड्स? नेपाल एंड इंडिया हैव साइंड हाउ मेनी MOUs ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज डे लॉन्ग विजिट टू लुम्बिनी, नेपाल?
सेकेंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स टू कम इन टू फोर्स फ्रॉम, ठीक है, ये आपको बताना है, फ्रॉम विच मंथ और फ्रॉम विच ईयर, ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।